Hello everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is a 8 video lecture for a 12th class HSC board physical chemistry lesson number 2 which is solution. So हमने previous video lecture में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर लोअरिंग. देन आफ्टर दैट हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये टर्म क्या है ये भी कंप्लीट किए थे. आज हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फर्स्टली वी विल ओवरलुक सम बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. सो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये पता होना चाहिए हमको. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये दो टर्म हमने जो हमारा वाटर है ठीक है उसके लिए हमने पढ़ी थी. तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमारा जो लिक्विड होता है वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. ये सिंपल डेफिनेशन है. अब देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम डेफिनेशन जाए तो क्या होगा. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है यहाँ पे. एक ये ऐसा टेम्परेचर है या फिर एक ये ऐसा पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड एंड सॉलिड होता है ठीक है या लिक्विड फेज या सॉलिड फेज ये कैसे एक्ट होते हैं इक्विलिब्रियम हो जाते हैं एक दूसरे से. उससे उसको हम क्या कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. अब देखिए हमारी नेक्स्ट टर्म है डिप्रेशन. ठीक है. अब डिप्रेशन मतलब क्या तो वर्ड्स का मीनिंग भी हमको पता होना चाहिए. तो देखिए डिप्रेशन मतलब घटना कम होना या फिर डिक्रीजिंग. ठीक है. ऐसे आपको समझना है यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग. सो देखिए आफ्टर दैट अब आप थर्ड टर्म देखिए इसकी नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. इसका फार्मूला भी हमको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है. तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था पिछले सेशन में ही पढ़ा था कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और मोलिकुलर मास ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. देन आफ्टर दैट फोर्थ टर्म देखिए मोलैलिटी क्या होती है. ठीक है. ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेसिक में ही क्लियर करके दिया है कि मोलैलिटी क्या होता है. देखिए हम मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड उसका जो फार्मूला है वो क्या है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है. ये हो गया आपका मोलैलिटी का फार्मूला. देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. अब देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है विच इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इस टॉपिक पे आते हैं. सो इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वही हमको दो कंटेनर यहाँ पे मतलब कंसिडर करना है जैसे हमने प्रीवियस दो लॉज में या फिर टॉपिक्स में पढ़ा था. जो हमारा वेपर प्रेशर लोअरिंग सेकेंड इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वहां पे हमने क्या लिया था एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट कंसिडर किया था एंड दूसरे बीकर में सॉल्यूशन कंसिडर किया था. वही बीकर हमें यहाँ पे भी यूज करनी है. ठीक है. देखो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको भी समझेंगे. अब देखिए एक बीकर लो. ठीक है. उस बीकर में प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हमको यूज करने हैं. ठीक है. मतलब प्योर सॉल्वेंट ये कंपोनेंट हमको यहाँ पे यूज करना है. देन आफ्टर दैट जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसको हमें लिक्विड फेज से. ठीक है. अभी तो आपका जो प्योर सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट में है. तो मुझे लिक्विड स्टेट में से उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फिर जो हमारी फ्रीजिंग की जो मेथड होती है उस मेथड से हम उसको सॉलिड स्टेट में या फिर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इन एग्जांपल अगर हम ले तो जो हमारा पानी होता है ठीक है वो लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर. अगर हमने उसका जो टेम्परेचर है ठीक है अगर माइनस में लेके गए मतलब ही कम कर दिया उसका टेम्परेचर तो जो हमारा वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आइस में. और आइस का स्टेट कौन सा होता है सॉलिड होता है. सिंपल एग्जांपल है. ठीक है. तो वही हमें यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल करना है. ठीक है. सो जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उनमें जो इंटरेक्शन होगा. ठीक है. अब देखिए हम लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब ही जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ठीक है किसके वाटर के वो पास पास आना चाहेंगे. ठीक है. मतलब एक दूसरे की तरफ इंटरैक्ट होंगे स्ट्रांगली इंटरैक्ट होंगे. ठीक है. ड्यू टू स्ट्रांग इंटरैक्शन जो हमारा लिक्विड वाला कंपोनेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो ये बात आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखनी है कि
जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो इंटरेक्शन है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। और हमारा लिक्विड कैसा है, प्योर फॉर्म में है, ठीक है, हमारा प्योर सॉल्वेंट है, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स है उनका भी इंटरेक्शन कैसा, बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रांग इंटरेक्शन हमारा जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे भी किसका यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर का ही यूज कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं। जब हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन था हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसको हमने हीट प्रोवाइड की थी, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा कंपोनेंट है उसका हीट कम करना है और जो उसका टेम्परेचर है इनिशियल उसको कम करना है, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट, मैंने उसका टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, टी एफ नॉट से, ठीक है। अब एफ क्यों लिखा, बिकॉज फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग ये वर्ड आ रहा है। जब बॉइलिंग आ रहा था तब हमने क्या लिखा था, स्मॉल बी लिखा था, ठीक है, टी बी नॉट ऐसे लिखा था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बस हम, टी बी नॉट, नॉट क्यों, बिकॉज वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है, ये समझा। देन आफ्टर दैट देखिए सेकंड बीकर को कंसिडर कीजिए। सेकंड बीकर में हमें क्या करना है, सॉल्वेंट लेना है, ठीक है। और उस सॉल्वेंट में हमें कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड करना है, ठीक है। मतलब ये तो हमें पता ही है कि जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तब किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट इनको भी आप फ्रीज कीजिए, ठीक है, मतलब जमा दीजिए। जो आपका लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन है उसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सॉलिड में कन्वर्ट करना है। इन एग्जाम्पल हम लेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है एंड लिक्विड है, सॉरी, जो सोल्यूट है आपकी शुगर है, ठीक है। तो उनका हमने सॉल्यूशन बना दिया। अब उनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, आइस में, ठीक है, मतलब उनका हमें एक सॉलिड फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है, कौन सा ट्विस्ट है, तो जो हमारा सोल्यूट होता है, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जो प्योर सॉल्वेंट था उसमें क्या पढ़ा था हमने कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट के उनमें इंटरेक्शन कैसे होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। बट वही अगर हम इस सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन में अगेन वन मोर थिंग प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के साथ क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो सोल्यूट होता है वो बीच बीच में प्रेजेंट है, देखिए बीकर में कैसे बीच बीच में जो ग्रीन बॉल से रिप्रेजेंट किया है मैंने, वो क्या है आपका सोल्यूट है, ठीक है। तो जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है इनके बिटवीन क्या आ रहे हैं, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो जो इंटरेक्शन होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बिटवीन वो कैसे कम हो जाता है। अब कम हो जाएगा तो देखिए उनका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारे सॉल्यूशन का, वो कैसे हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये आपको रीज़न हमेशा ध्यान में रखनी है, बिकॉज ऑफ सोल्यूट जो हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कैसे हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हमने वेपर प्रेशर लोवरिंग और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, अब सेकंड टर्म को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में पढ़ा था जो डेल्टा टी बी नॉट, ठीक है, ये क्या हो रहा था, लेस हो जा रहा था किससे, टीबी से, ठीक है, नॉट डेल्टा ओनली टी, ठीक है। जो टीबी नॉट है वो लेस हो जा रहा था टीबी से, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर लो किया तो आपका जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब भी टी एफ नॉट इज इंक्रीजेस और ग्रेटर दैन टी एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, ओके। देन आफ्टर दैट और एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान में लेनी है कि फ्रीजिंग पॉइंट तो हमने यहाँ पे समझ लिया, बट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है ये भी हमको समझना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम सिंपल से डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे लिखना वहाँ पे, ठीक है। वो डिफरेंस होता है, किनका डिफरेंस होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, मीन्स टी एफ नॉट, ये
एंड और वन मोर चीज क्या है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मीन्स टी एफ नॉट माइनस टी एफ, मतलब ये आपका क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ये टर्म। देन आफ्टर दैट अब देखिए नेक्स्ट टर्म पर हम देखेंगे जो आपका ये इक्वेशन है डेल्टा टी एफ वाला, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। देन आफ्टर दैट अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कंसिक्वेंशन ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, मतलब ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो थोड़ा सा केयरफुली आप इसको समझना, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है बट इजी है, ठीक है। सो देखिए ऑन एक्स एक्सिस हम हमेशा की तरह क्या कंसिडर किया है हमने यहाँ पे, टेम्परेचर, एंड ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे वेपर प्रेशर। सो देखिए हम अब यहाँ पे 3 कर्व कंसिडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कर्व है सी डी, थर्ड है ई एफ, एंड लास्ट है ए बी, ठीक है। जो आपका कर्व सी डी है वो लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है, ई एफ ये सॉल्यूशन के लिए है, एंड जो ए बी कर्व है ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट के लिए है, ठीक है। सो अब इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए जो आपका कर्व सी डी है एंड ए बी है, ठीक है, ये एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड उस पॉइंट को हम नेम देंगे पी, ठीक है। इस पॉइंट पे ये जो हमारा ग्राफ है या फिर कर्व है ये कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है आपका, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज ऑफ जो पॉइंट पी है, ठीक है, वहां से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हमको यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारा, ठीक है, टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पी पॉइंट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जो हमारा कर्व सी डी है ये किसके लिए है, लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, एंड जो कर्व ए बी था वो किसके लिए था, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए था। मतलब ही जो हमारा टेम्परेचर है ये कैसा होगा, प्योर सॉल्वेंट मीन्स टी एफ नॉट, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है टी एफ नॉट। देन आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट जो आपका कर्व है ई एफ, ठीक है, एंड कर्व ए बी, ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर हो रहे हैं, और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, यहाँ पे भी क्यू नेम दिया है, ठीक है। सो देखिए जो पॉइंट क्यू है आपका वो क्या, जो टेम्परेचर है आपका, ठीक है, मीन्स द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू क्यू इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जो हमारा पॉइंट क्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट है ये सॉल्यूशन का, ठीक है। क्यों सॉल्यूशन का, बिकॉज जो आपका ई एफ कर्व है ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। एंड जो पॉइंट क्यू है ये क्या शो कर रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है, मीन्स ई एफ कर्व, एंड जो ए बी कर्व है मीन्स सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड उनके बिटवीन एक इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर पॉइंट यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि सॉलिड सॉल्वेंट है, मतलब वो सॉलिड है, ठीक है, एंड जो सॉल्यूशन है वो हमारा कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो जो ये फेजेस है सॉलिड एंड लिक्विड, इनमें क्या है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया एट द पॉइंट ऑफ क्यू, ठीक है। एंड अगर इस पॉइंट से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर मिलेगा, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। कि क्यू पॉइंट ही क्या है आपका यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए जो टी एफ जो आपका पॉइंट है ये क्यू, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर यहाँ से टी एफ से करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपका टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो आपकी एक्स एक्सिस है वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टी एफ है वो पहले है, एंड जो टी एफ नॉट है वो बाद में है। मतलब कि आपकी जो टी एफ की वैल्यू होंगी टेम्परेचर की वो कैसी होंगी, कम होगी टी एफ नॉट से ही, ठीक है। और जो टी एफ नॉट क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। एंड जो टी एफ है ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये हो गया एक दूसरे को लेस, ठीक है, मीन्स टी एफ क्या है, ये लेस है टी एफ नॉट से। क्लियर है ये टेम्परेचर के लिए। अब देखिए वेपर प्रेशर देखिए आप, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस जो कर्व सी डी है, ठीक है, जो पॉइंट सी है वहां से, ठीक है, वो पॉइंट क्या है, ऊपर है, जो हमारा कर्व ई एफ है, ठीक है, ई वाले पॉइंट के ऊपर है हमारा पॉइंट सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कर्व है ये सी डी, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जो कर्व है हमारा ई एफ से,
मतलब ही देखिए जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब ये CD जो कर्व है आपका वो कैसा है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था जब हम फर्स्ट टर्म पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर लोअरिंग को, ठीक है। क्लियर है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा आपको? ओके, देन आफ्टर दैट अब नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने सिंपल एक डेफिनेशन लिखी है जो हम प्रीवियस हमारे वीडियो लेक्चर है वहाँ पे हमने जो पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा क्या था, वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था। सेम वैसे ही टर्म्स, वैसे ही जो आपकी थ्योरी होंगी वही होंगी यहाँ पे भी, बस एक टर्म चेंज होंगी यहाँ पे। वो कौन सी, हम वहाँ पे डेल्टा टी बी यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा टी एफ। क्यू एफ बिकॉज ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एंड वहाँ पे क्या था, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी हमने कंसिडर किया था, दैट्स वाई हमने वहाँ पे क्या लिखा था, डेल्टा टी बी लिखा था, ठीक है। सो अब देखिए कंसिडर करेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होगा तो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मीन्स डेल्टा टी एफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, मोलैलिटी को, ठीक है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। देन आफ्टर दैट अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करेंगे और इक्वल्स का साइन लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन ये कैसे हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ठीक है। अब देखिए एम क्या है आपकी, एम इज अ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और हम मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज हमको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी क्या होता है, ठीक है। तो मोलैलिटी हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोलैलिटी होता है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट टर्म देखिए के एफ, ठीक है। के एफ क्या होता है, ये कांस्टेंट है अपना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और उसका जो नेम है यहाँ पे देखिए, पहला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब वही नेम लिखो वहाँ पे, बस पीछे कांस्टेंट लगा दो, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड लास्ट इज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके। सो देखिए इफ m इज इक्वल्स टू 1, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा वही है यहाँ पे भी, ठीक है। अगर हमने m की वैल्यू यहाँ पे 1 लिया, ठीक है, तो जो आपका इक्वेशन है, जो आपका इक्वेशन 2 है वो कैसा हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, ठीक है। मतलब जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है ये जो आपका कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको डेफिनेशन आई कि जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी आप डेफिनेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे, सिंपल वे में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जो आपको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इफ मोलैलिटी इज यूनिटी, ठीक है। जब आपकी मोलैलिटी यूनिटी मीन्स एक 1 हो जाएगी तभी आपकी ये डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब जो आपका ये कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या है, ठीक है, तो वही यूनिट होगा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इसके लिए था, ठीक है। क्या था उसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए, नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इट्स के बी मीन्स एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। वो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है। जो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है उसके लिए क्या था, केल्विन डिवाइडेड बाय मोल इंटू के जी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, क्यों वही होगा, जो डेल्टा टी एफ है आपका, ठीक है। अगर हमने इक्वेशन 2 को इलेबोरेट किया या फिर रीअरेंज किया तो क्या मिलेगा, के एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ इंटू नॉट इंटू डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ मीन्स क्या, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो हमारा मोलैलिटी है उसका जो यूनिट है वो क्या है, मोल पर केजी, और अगर हम केजी को मोल के इनटू में लेके आए तो क्या होगा, केजी इनवर्स होगा, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पे भी होगा। देन आफ्टर दैट लास्ट टर्म है हमारी मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जो अभी अभी हमने इक्वेशन पढ़ा, कौन सा इक्वेशन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो
देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो बेसिक में पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, तो वहाँ पे हमने वो तो नहीं बताया था कि सोल्यूट के लिए लेना है या सॉल्वेंट के लिए लेना है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रहा तो आप उसको कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब मास ऑफ सोल्यूट को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही पढ़ाया था कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। मास रहा तो W एंड सोल्यूट अगर रहा तो उसको 2 नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W2 एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट रहा तो M। ठीक है, मोलर मास रहा तो M एंड सोल्यूट है अगेन तो 2। ठीक है, तो जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है यहाँ पे कितना मिला हमको, W2 डिवाइडेड बाय M2। देन आफ्टर दैट देखिए मोलैलिटी के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी क्या होंगी, ये भी फार्मूला हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो देखिए क्या था फार्मूला में, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये पढ़ा। तो देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने अभी अभी निकाला, क्या निकाला था, W2 डिवाइडेड बाय M2, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। एंड मास ऑफ सोल्यूट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मास रहा तो अगेन W एंड सॉल्वेंट है यहाँ पे तो वो क्या होगा 1, तो W1। बट और एक चीज़ यहाँ पे लिखनी है हमें, ये कैसा है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में है तो उसको डिवीजन में हमने 1000 यहाँ पे लिख दिया। देन आफ्टर दैट देखिए आफ्टर रीअरेंजमेंट दिस फार्मूला वी विल राइट हियर मोलैलिटी इज इक्वल्स टू W2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। ठीक है, ये हो गया आपका मोलैलिटी के लिए फार्मूला। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन 2 था क्या था वो, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, और M क्या थी आपकी मोलैलिटी। तो अभी हमने मोलैलिटी का जो फार्मूला है वो डिराइव किया है, तो वहाँ पे हम M की जगह वो फार्मूला वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो आफ्टर दिस प्रोसेस देखिए जो आपका डेल्टा TF है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू 100 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। बट देखिए जब हमने हेडिंग पढ़ी टॉपिक की तो वहाँ पे क्या पढ़ा था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट कर रहे हैं, और किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए M2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, M2 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू KF, ठीक है, इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। तो ये हो गया आपका M2 के लिए वैल्यू मीन्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी टॉपिक्स जो हमारे थे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। देन आफ्टर दैट देखिए एक न्यूमेरिक है उसके बेस्ड, तो वो भी हम अब ये क्लियर कर लेंगे यहाँ पे ही। सो देखिए न्यूमेरिकल 1.02 ग्राम of urea when dissolved in 98.5 gram of certain solvent decreases in a freezing point by 0.211 Kelvin. Then 1.609 gram of unknown compound when dissolved 86 gram of same solvent depress the freezing point by 0.34 Kelvin. Calculate the molar mass of unknown compound and we will give here given molar mass of यूरिया। ठीक है, यहाँ पे यूरिया का मोलर मास गिवन है वो कितना है 60 ग्राम पर मोल। ओके, सो देखिए गिवन में क्या है, पहले तो वो हम वो लिख लेंगे। हमने गिवन में देखिए ए और बी ऐसे दो हमने पार्ट्स किए। ठीक है, अब ये क्यों किए तो आपको जब हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझेगा। ठीक है, सो देखिए ए में मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मीन्स W2 कितना गिवन है हमारे पास 1.02 ग्राम। देन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 98.5 gram and mass of solvent represented by W1. Then third term is freezing point depression means delta TF। ठीक है, freezing point depression देखिए जो आपका पॉइंट है certain solvent decreases in freezing point by 0.211 केल्विन। ठीक है, मतलब डिक्रीजेज इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर कहा तो आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब बाय अगर ये टर्म आ गई और डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह ये वर्ड आ गया तो वो क्या है आपका डेल्टा TF की वैल्यू है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आपकी जो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 0.211 केल्विन। ओके,
देन आफ्टर दैट देखिए, और एक चीज आपको गिवन है, क्या है, M2 मास ऑफ यूरिया, ठीक है, M2 इज इक्वल्स टू 60 ग्राम पर मोल, ये आपको गिवन है। देन आफ्टर दैट देखिए अगेन जो आपका सोल्यूट है या फिर सॉल्यूशन जो है, ठीक है, यहाँ पे दो सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो हमने पहले सॉल्यूशन का जो हमें गिवन था हमने वहाँ पे लिख लिया ए में, देन बी में देखिए दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, जो आपका मास ऑफ सोल्यूट मीन्स उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कितना है 1.09 ग्राम, ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, W1 डैश इज इक्वल्स टू 86 ग्राम, ठीक है, हमने इनको किससे रिप्रेजेंट किया है, डैश से रिप्रेजेंट किया है। देन आफ्टर दैट देखिए अगेन हमको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मीन्स डेल्टा TF की वैल्यू गिवन थी, कितनी थे वहाँ पे 0.34 केल्विन, ओके, एंड हमने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी, कौन सी, कि जो सॉल्वेंट्स होते हैं, जो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट यूज किया है, वो सॉल्वेंट कैसे है, जो दोनों भी डेटा हमने अभी लिखे ए और बी में, ठीक है, जो सॉल्वेंट हम दोनों में यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट कौन सा होगा, सेम सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट सेम होगा तो आपकी जो KF की वैल्यू है, ठीक है, अब KF क्या है, तो कांस्टेंट है आपका, ठीक है, कौन सा कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, एंड अनदर नेम फॉर KF वैल्यू इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ये दो नेम आपको। देन देखिए आफ्टर दैट अब हमारे पास सभी हमने डेटा तो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, अब टू फाइंड क्या करना है, सो देखिए मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, ठीक है, मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो अब देखिए सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में क्या है, अब सॉल्यूशन ए, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है हम उसको भी दो टाइप्स में, हम जैसे कि हमने जो हमारा डेटा था ए और बी में, ठीक है, तो पहले हम डेटा ए सॉल्व करेंगे और डेटा बी, ठीक है, उनको कंपेरेटिवली हम सॉल्व करते जाएंगे। सो पहला देखिए सॉल्यूशन ए, ठीक है, अगर हमको KF की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो फार्मूला क्या था हमारा, जो डेल्टा TF वाला फार्मूला था, ठीक है, हमने अगर उसको रीअरेंज किया तो क्या हमारा फार्मूला कैसा बनेगा, यहाँ पे KF इज इक्वल्स टू डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू W2, ठीक है, अब डेल्टा TF की वैल्यू निकालिए, जो ए में था वही लिखना है, ठीक है, बी वाला नहीं लिखना है यहाँ पे। सो देखिए डेल्टा TF की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.211, ठीक है, देन M2 की वैल्यू क्या है आपके पास 60 ग्राम है, देन आफ्टर दैट W1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 98.5 ग्राम, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1000 इंटू W2, ठीक है, W2 की वैल्यू अभी हमारे पास कौन सी थी 1.02, ठीक है, क्लियर है। सो देन आफ्टर दैट देखिए अगर हमने ये कैलकुलेशन किया, सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट KF इज इक्वल्स टू 22.55, ठीक है, ये हो गई आपकी KF की वैल्यू। अब देखिए सॉल्यूशन बी में आइए, सॉल्यूशन बी में क्या है, सो देखिए KF इज इक्वल्स टू, वही फार्मूला हमको यहाँ पे भी लिखना है, KF इज इक्वल्स टू डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू W2, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे 0.34 ये डेल्टा TF की वैल्यू है जो हमने पॉइंट बी लिखा है, ठीक है, डेल्टा TF डैश है ये, अब ठीक है, हम जो हमारा फार्मूला होगा यहाँ पे क्या होगा TF डैश M2 डैश W1 डैश एंड W2 डैश, ठीक है, तो देखिए सभी इसमें हमें अभी यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, डैश डैश अप्लाई करना है। अब देखिए डेल्टा TF की वैल्यू हमने रखी वो कितनी थी 0.34 इंटू M2 की वैल्यू यहाँ पे निकालना है हमें, तो हमने यहाँ पे M2 को वैसा ही छोड़ दिया, एंड देन अगेन W1 डैश की वैल्यू क्या थी 86 ग्राम, ठीक है, देन आफ्टर दैट अब देखिए डिवीजन में 1000 इंटू क्या है W2 डैश की वैल्यू 1.609 इतनी है, ठीक है। सो अब देखिए आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट 18.1727 M2, ठीक है, इंटू M2, ये हो गई आपकी KF की वैल्यू। अब देखिए सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में जो आपका KF है हमने उनकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है, तो अब उनकी जो वैल्यू है हम उन वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, ठीक है, आफ्टर इक्वेटिंग वी गॉट M2 वैल्यू एंड वो कितनी होगी
67.3 ग्राम पर मोल, ये हो गई आपकी M2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका अननोन कंपाउंड जिसका हमने मोलर मास निकाला है। ठीक है, क्लियर है। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।